नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा डालकर। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर भाषण के दौरान भावुक हो गए। शुक्रवार को उन्होंने राज्य के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान बचपन का जिक्र आते ही उन्होंने कुछ पलों के लिए बीच में ही भाषण रोक दिया। पीएम आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा कि काश उन्हें भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुक्रवार को छठा दिन है। उन्होंने मणिपुर के इम्फाल से 14 जनवरी को अपनी यात्रा शुरू की थी। यात्रा के छठे दिन राहुल गांधी ने नाव से ब्रह्मपुत्र नदी पार की और असम के एक द्वीप माजुली के लिए रवाना हुए। कांग्रेस ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह साथी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ब्रह्मपुत्र के नाव पर सवार थे। राहुल गांधी असम में अपनी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा शुरू करते हुए राहुल गांधी ने आज फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने मणिपुर को जला दिया है, लेकिन आज तक पीएम मोदी वहां दौरा करने नहीं गए। कन्याकुमारी से कश्मीर हमने भारत जोड़ो यात्रा की। देश के लोगों को जोड़ने के लिए, सब धर्मों को, भाषाओं को, प्रदेशों को, जातों को एक साथ करने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की और बहुत सक्सेसफुल यात्रा रही। तो लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर, भैया इसको खींचिए मत प्लीज, कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा कर ली, मगर ईस्ट से वेस्ट भी यात्रा होनी चाहिए। इसीलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक अब दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। आप जानते हैं, यह हमारे आदिवासी भाई हैं, बाकी लोग हैं, आप जानते हैं कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपका जो इतिहास है उसको मिटाया जा रहा है और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा जो आपका है, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, वो किसी ना किसी बहाना बनाकर आपके हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है, पूरे देश में सच्चाई है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी में आप फर्क जानते हो? जानते हो फर्क? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं। आदिवासी शब्द का मतलब जानते हो? आदिवासी मतलब जो सबसे पहले नागरिक था। आदिवासी मतलब वो व्यक्ति जो इस धरती पे सबसे पहले आया था, वो आप लोग हो। वनवासी का मतलब वो व्यक्ति जो जंगल में रहता है। बीजेपी चाहती है कि आप जंगल में रहो, आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना जाएं,
अंग्रेजी ना पढ़ें, बिजनेस ना चलाएं। हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपको वापस लौटाया जाए। आपकी जमीन है, आपका जल है, आपका जंगल है, वो आपके हाथों में फिर से वापस दिया जाए। इसीलिए हमने हम पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए और पूरे हिंदुस्तान में जो आपकी जमीन है, जो आपका हक है, वो हमने आपको वापस देने की कोशिश की। ये विचारधारा की लड़ाई है और इसीलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं। आप जानते हो मणिपुर में हमने शुरू किया। आप जानते हो कि मणिपुर को बीजेपी ने जला दिया है। वहां पे महीनों से सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में जहां हम कल थे, नागालैंड में प्रधानमंत्री ने वायदा किया, वहां पे उन्होंने अकॉर्ड करने का वायदा किया, 9 साल पहले किया, उसको पूरा नहीं किया। और यहां पे आप जानते हो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये हम आपको कहना चाहते हैं। आप यहां आए, आपने इतने प्यार से हमारी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के दौरे पर हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी करोड़ों की सौगात राज्य को देंगे। ऐसे में जहां यात्रा और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर उन्हें घेर रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के दौरे पर हमला बोला है और कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ठीक है, आप पूछिए। प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं महाराष्ट्र में लगातार, किस तरह से देखते हैं? और मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री गए नहीं। महाराष्ट्र में बार बार आ रहे हैं। वो क्या उनके ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर उनका बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आया है या बहुत प्यार है इसलिए नहीं आ रहे? या उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जाकर बैठे हैं, वो क्या उनका उत्तर प्रदेश में प्यार ज्यादा कुछ प्यार है इसलिए नहीं? उत्तर प्रदेश की सीटें लोकसभा की ज्यादा है, बाद में महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र एक निर्णायक भूमिका तय करेगा 2024 की चुनाव में। यहाँ की जो सरकारें हैं नाकाम है, वो वोट नहीं दे सकती बीजेपी को, चाहे शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे फडणवीस हो, उनके पास वोट नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र में आ रहे हैं। 13 महीने में 8-10 बार आ गए। मणिपुर में जाइए ना, अब जाइए मणिपुर में, वहां की जनता आक्रोश कर रही है, हिंसा थम नहीं रही है। मणिपुर की बात करो, क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? आप जाइए लद्दाख में, पेंगोंग लेक तक जाकर आइए, वहां चाइना पूरी तरह से घुस गया है। लक्षद्वीप में जाकर आराम करते हो और मालदीव से झगड़ा करके वापस आते हो, वो भी आपका एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, राजनीति है उसमें। महाराष्ट्र में आने से आपको सीटें नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बोल रहा हूं। एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो या अजित पवार हो, आपका फार्मूला खत्म हो गया है। ये पैकेज नहीं चलेगा। यहाँ शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और राहुल गांधी जी, ये तीनों का जो गठबंधन है वो 40 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीत रहे हैं। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली में खालिस्तानियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में हस्तसाल इलाके में एक सरकारी स्कूल की दीवार पर खालिस्तान समर्थित नारे लिखे पाए गए हैं। पुलिस तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि ये नारे खालिस्तान समर्थकों ने लिखे हैं। इस संबंध में जांच जारी है। ईरान के अप्रत्याशित हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार तड़के सीमा से 48 किलोमीटर दूर ईरानी इलाके में पलटवार किया। करीब 30 घंटे के भीतर ईरान और पाकिस्तान के द्वारा एक दूसरे के ठिकानों पर किए हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। चीन ने दोनों मित्र देशों से तनाव को खत्म करने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा।
बिहार पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिहार में क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन नेतृत्व की कमी के कारण 4 दशक से ये प्रदेश एक ही जगह खड़ा है। देश में 5 बीमारू राज्य थे, 4 राज्य आगे निकल गए हैं। माने सीधा सीधा नीतीश और लालू की सरकारों के काम पर सवाल उठाते हुए बिहार को बीमारू राज्य बता दिया। मोहन यादव की ये बात हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार को चुभ जाए। लोकतंत्र स्थापित करने में भी और दोबारा लोकतंत्र के ऊपर संकट आया तो आपातकाल के समय में भी बिहार की धरती से संघर्ष का जो शंखनाद हुआ, जिसने लोकतंत्र को बचाने का बड़ा काम किया, मुझे इस बात का गौरव है। गुजरात के बिहार के लोग इस बात को जानते हैं कि लगातार किसी भी कठिन से कठिन मुद्दे का समाधान सकारात्मक रूप से कैसे होना चाहिए। काल के प्रवाह में बहुत सारी कठिनाइयां भी आई। आज के दौर में भी बिहार अभी और आगे जा सकता था। 5 सर्वाधिक बीमारू राज्य थे, लेकिन 5 बीमारू राज्यों में से 4 अपनी जगह से आगे निकल गए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, बिहार अभी वहीं थमा हुआ है। बिहार में बहुत सारी गुंजाइश है, लेकिन कमी है तो लीडरशिप की, कमी है तो आगे बढ़ने के अवसर को ठीक प्रकार से। समाज तो बहुत अच्छी ताकत के साथ खड़ा है, समाज में कोई कमी नहीं है, लेकिन नेतृत्व क्षमता की कमी के कारण से, अवसर परस्ती के कारण से बिहार पिछड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश पूरी मदद करेगा। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम और आप मिलेंगे। यहाँ के इस तमाम प्रकार की आशा आकांक्षाओं के आधार पर पूरा बिहार पूरे देश में नंबर 1 आई है। मैं शुभकामना देता हूं। आज के इस अवसर पर मैं बिहार इकाई को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे प्रेम से अभिनंदन का मौका दिया है। परमात्मा करे आप और हम मिलकर के भारत माता की सेवा में लगातार आगे बढ़ते रहें। आप सबको भी मध्य प्रदेश आने का मौका देता हूं। हम सब मिलकर के, हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल है, मंगलेश्वर है और अनेक पर्यटन के और अनेक प्रकार व्यापार व्यवसाय के बहुत सारी संभावनाओं से भरा हुआ मध्य प्रदेश से मैं प्रत्येक बिहार के भाई बहनों को आमंत्रण देता हूं। आइए हम सब मिलकर भारत माँ की सेवा में दोनों राज्यों के बीच प्रेम बढ़ाते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। राम मंदिर का मुद्दा राजनीति में अभी भी बना हुआ है। कार सेवकों पर गोली चलवाने पर समाजवादी पार्टी और न्योता अस्वीकार करने पर कांग्रेस घिरी हुई है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक पत्नी व बीजेपी नेता अपर्णा यादव का बयान सामने आया। जो है कितनी सहस्त्र पीढ़ियां बीत गई, इसके लिए कितने लोगों ने व्रत रखे, उपवास रखे, कितनी साधना करी, कितना श्रम किया, कितने लोगों ने आज तक जो है चप्पलें नहीं पहनी, क्योंकि उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि राम मंदिर जब तक नहीं बन जाएगा तब तक हम किसी तरह से नंगे पांव ही धरती पर चलेंगे। कितने लोगों ने बोला नहीं, मौन व्रत धारण कर रखा था। तो मैं समझती हूँ राम मेरे इष्ट हैं। हमेशा से मैंने भगवान के लिए यही कहा है कि भारत का चरित्र और भारत का जो संस्कार है वो राम है। और इस प्रकार से किसी भी तरीके की जो वाद विवाद आ रहे हैं, मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है इस बारे में बात करने में। पर मुझे ये कहना है उन सभी लोगों को कि राम किसी विवाद का जो है अंग नहीं है, वो निर्विवाद है, वो परम वैष्णव है। तो इसलिए रामलला के प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का, पूरे सनातनियों का आह्वान किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद हृदय से करना चाहती हूँ कि आज वो हमें विश्व में जो है इस प्रकार से भी लीड कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। और रामलला के मंदिर के बारे में मैं एक बात और विशेष बोलूँगी कि बहुत सारी रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से आई कि अन्य धर्मों के लोग भी प्रभात फेरी से लेकर के जय सिया राम का नारा लगाने से लेकर के राम के झंडे पकड़ करके जो है मार्च निकाल रहे हैं। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और विवादों को खत्म करने का काम किया है कोर्ट ने भी। तो इसमें सभी लोग, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है दिवाली मनाएं, सभी लोगों को कहा है अपने घर में दीपक जलाएं, जरूर करें। अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी स्वेच्छा से जो वो कर सकते हैं वो सब करें। और बाकी सब ये भगवान की कृपा ही कहूँगी मैं, इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। देखिए, इस कार्ड पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है।
या किसी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कहीं भी नाम नहीं करा है। ये गर्व और सम्मान की बात है कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आज इस प्रदेश के भी जो मुख्यमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं लिख रखा है कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है। विपक्ष अपनी मानसिकता खुद परिलक्षित कर रहा है, खुद वो अपने संस्कार उजागर कर रहे हैं बार बार। मैं उनसे यही कहूंगी बार बार कि राम किसी विवाद का टॉपिक नहीं है। राम जो है निर्विवाद है, वो परम वैष्णव है। उनको उसी प्रकार से ले जैसे आप अपने इष्ट को लेते हैं, आप अपने भगवान का आदर करते हैं। और राम जी का मंदिर बन रहा है, कितनी पीढ़ियां निकल गई इस मंदिर को बनाने के लिए, इस मंदिर को व्यवस्थित रूप से सबके समकक्ष लाने के लिए। तो इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और जिस प्रकार से उन्होंने किसी भी वाद विवाद में ना पड़ के कोर्ट के जिस तरह से आदेशों का पालन करा है और कोर्ट ने जिस प्रकार की गाइडलाइंस दी थी उस तहत प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। इवन जो बनने का इसका प्रोसीजर है, समस्त देशवासियों ने, यहाँ तक कि भिक्षुओं ने भी, यहाँ तक कि जो लोग भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि भिखारी शब्द बोलना उनके लिए गलत है, उन्होंने भी डोनेट किया है राम मंदिर के लिए। तो मैं समझती हूँ कि व्यापारी से लेकर के बड़े समाज के कार्यकर्ताओं से लेकर के, टीचरों से लेकर के, डॉक्टरों से लेकर के, इंजीनियरों से लेकर के, सबने लोगों ने अपनी स्वेच्छा से राम मंदिर के लिए आगे बढ़ करके हिस्सा लिया है। तो यह मंदिर समस्त भारतवर्ष का मंदिर है। तो ये विपक्षियों के लिए भी खुला हुआ है। हो सकता है विपक्षी दर्शन कर लेंगे, हो सकता है इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद जब दर्शन कर लेंगे तो भगवान श्री राम उनको सद्बुद्धि देंगे, तो सतमार्ग पे आएंगे, देश की राजनीति थोड़ी बेटर होगी जैसे प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं इसका श्रेय नहीं लिया है। किसी कार्ड में आपने देखा बीजेपी का नाम लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। इसमें श्री रामलला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लिखा है। नीचे भी लिखा हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या प्रतिष्ठा संस्प्रेषण। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं कहूंगी विपक्ष का काम जो है रंग में भंग डालने वाला काम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने दोबारा कहूंगी कि जैसे देश के लिए आह्वान किया है कि सब लोग दिया जलाएं और सब लोग दिवाली मनाएं 22 जनवरी को। असली दीपावली हमारी सच में 22 जनवरी को है। तो हम लोग ये काम करें और इस प्रकार के वाद विवादित। गुजरात के वडोदरा में गुरुवार को स्कूली छात्रों से भरी नाव एक झील में पलट गई। नाव में छात्र समेत 27 लोग सवार थे। ये सभी हरनी के मोटनाथ झील में नौका विहार कर रहे थे, तभी हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार नाव पलटने से अब तक 2 शिक्षक और 12 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। नाव में बच्चों को लाइफ जैकेट के बिना बिठाया गया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार नाव में करीब 27 लोग सवार थे। नाव की क्षमता 16 लोगों की थी, लेकिन फिर भी उसमें 27 लोग सवार कर लिए गए थे। लास्ट कॉल के हिसाब से 23 लोग डूबे हुए वैसा मैसेज था। उसमें से करीबन 15 लोग तो निकल चुके हुए हैं। अभी मिसिंग है या नहीं है वो कंफर्मेशन चल रहा है। अगर मिसिंग हुआ तो उसकी अभी सर्च एंड रेस्क्यू टेक्निक चली रही है। वो कहीं ना कहीं होगी तो मिल जाएगी। एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, फिर भी कंफर्मेशन चल रहा है कि मिसिंग है या नहीं। फायर की कितनी टीमें लगाई गई? वो मेजर कॉल है, वडोदरा फायर ब्रिगेड की मोस्ट टीम्स यहाँ पर ही अवेलेबल है और सारे। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अब ठंड नहीं बढ़ेगी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में बीते 4 दिनों में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार तड़के न्यूनतम तापमान एकल अंकों में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।